अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, ये इज दिस लाइक अ वेरी बिग डील? ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू द न्यूज़ और फिर अब्दुल्ला आप मुझे अपना तज्जिया दीजिएगा कि बिजली के बिलों में टीवी फीस के साथ साथ, पहले तो टीवी फीस भी बिजली के बिलों में थी, उसके साथ साथ रेडियो फीस भी शामिल होगी अब से। सो टोटल मिलाकर ये बनते हैं 50 रुपये, जिसमें 35 रुपये हैं PTV के और 15 रुपये हैं रेडियो पाकिस्तान के। इसमें मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आ रही हैं। आप अपनी जो भी राय हो वो @Jio Pakistan TV पे हमें लिख के बताइएगा। यस, इस बात का इदराक होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि भाई 50 रुपये ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनकी दिहाड़ी ही 800 रुपये है, अगर वो बिजली का बिल देते हैं और उनके घर पे बिजली है तो उनके लिए 50 रुपये महीना भी बहुत ज़्यादा है। सो यू नो वी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हमारे यहाँ गुर्बत का जो आलम है और महंगाई का जो हाल है, उसमें लोगों की ज़िंदगी इतनी बुरी हो चुकी है कि लिटरली 50 रुपए भी मानी रखते हैं। लेकिन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कोई कहे कि भाई ये 50 रुपए इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, ओके, लेट अस पुट द मनी असाइड। 50 रुपए है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, किसी के लिए नहीं कम, लेकिन उसको साइड पे कर दो। लेकिन इन दिस डे एंड एज, इन द एज ऑफ द इंटरनेट, रेडियो पाकिस्तान को कौन सुन रहा है और क्यों वी आर बीइंग कंपेल्ड टू पे फॉर इट? आई मीन लिटरली अब ये खबर आई है तो इतने अरसे बाद रेडियो पाकिस्तान भी दिमाग में या सुना गया है, वरना हु डज दैट? नंबर वन। नंबर टू, ये तरीकेकार जो है ना, जस्ट पुटिंग इट इन द, स्लिपिंग इट इन द बिल, ये मुझे जरा अच्छा पता है क्या, आई डोंट माइंड स्लिपिंग थिंग्स इनटू द बिल जिससे मुझे बराह रास्त कोई फ़ायदा हो रहा हो। जैसे कराची में KMC वाला मामला था कि फंड्स नहीं है, स्लिपिंग इनटू द बिल ऑफ के इलेक्ट्रिक सफाई के पैसे, और उसके बाद फिर सफाई और रेनोवेशंस होती हुई नज़र भी आई। मुझे शायद ज़ाती तौर पर उस मामले पर इतना एतराज़ नहीं है, लेकिन हाँ, रेडियो पाकिस्तान का मेरी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। अगर ये एक ज़ाविया देखें कि भाई ये एक नेशनल हेरिटेज है जिसको महफूज करना है, तो उसकी फिर कैटेगरी हो जानी चाहिए कि सर्टन नंबर ऑफ यूनिट से ज़्यादा जिनका बिल आएगा उनको ये 50 रुपये देना पड़ेंगे। एंड आई थिंक दिस won't matter for them as well कि भाई 200 यूनिट या 300 यूनिट से ज़्यादा। It wouldn't matter for a lot of people. It's 50 rupees. ठीक है, आपने पूरा एक बजट दे के उसको तोड़ के बता दिया कि 50 रुपए भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होंगे। मेरा प्रॉब्लम इज़ नॉट रियली विद द मनी. माई प्रॉब्लम इज़ हाउ मैनी मोर बिल्स विल यू जस्ट स्लिप इन स्लाइटली विद द बिजली का बिल एंड हमें देना पड़ेगा। मुझे ये तरीक़ेकार जो है ये अजीब लगा है। वाई आर वी बीइंग कंपेल्ड टू डू इट? तो ये जो कंपेल करने वाली बात है ना, ये दिस आई डू नॉट अग्री विद। इट्स नॉट द अमाउंट दैट इज द प्रॉब्लम। ये तरीकेकार मुझे बहुत ऑफ लग रहा है। सेनेट कमेटी ने ये सिफारिश की थी जिस पे काम किया गया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी की सिफारिश भी की गई थी और वजारत खजाना को कमेटी की 55 सिफारिशात मौसूल हुई थी। भाई, नुकसान में जाने वाले इदारों की फहरिस्त सबसे बड़ी मिसाल आपके पास PIA है, मेरा ख्याल है, उससे बड़ा क्या आप। हाँ, लेकिन प्लीज इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो चीज़ें जो हुकूमती नुकसान में जा रही हैं वो ना हमारे बिलों में डाल दो, और ये सिफारिशात से मुझे डर ही लगता है। उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही मेरा ख्याल है जाना चाहिए। लिटरली एवरी फ्यू इयर्स प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, एवरी फ्यू इयर्स। ये पाकिस्तान स्टील मिल्स हो जाए या ये पाकिस्तान एयरलाइन हो जाए, वॉट एवर, लेकिन एंड में होता क्या है? हम हमारे सामने कुछ कामयाब तजर्बे भी हैं ना प्राइवेटाइजेशन के, जैसे कि PTCL है, कुछ बैंक्स हैं। PTCL आपको याद ही है क्या हाल होता था, क्या सर्विस का आलम था, और उसके बाद जब वो प्राइवेटाइज हुआ तो उनकी इंटरनेट सर्विस भी आई, उनके डिजिटल बॉक्स भी आए, उनकी TV केबल भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लैंडलाइन अगर किसी ने इस्तेमाल करनी है तो वो भी करते हैं। तो येस, वी हैव सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ नेशनल एंटिटीज बीइंग प्राइवेटाइज्ड एंड देन बीइंग रन सक्सेसफुली एंड पीपल यू नो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। अच्छा, कैन आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग? और काश ये सिफारिशों में ये भी चीज़ आ जाती तो क्या ही बात होती। सारा रौला ही जिसको कहते हैं ना मुक जाता। ये जब नई नई सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं और उन्होंने अपने लोगों को कहीं ना कहीं भर्ती करना होता है ना, फिर वो इन इदारों में डालते हैं, फिर वो मतलब जहाज़ जितनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर वो चल नहीं पाती, फिर वो ठप हो जाती हैं, फिर सोचा जाता है कि अब इनके बारे में क्या। अगर ये अमल ही को किसी तरह बैन लगा दिया जाए दैट यू कैन नॉट, ये सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते और पकड़े जाएंगे अगर की,
तो ये सारा सिस्टम ही ठीक हो जाए। मेरिट की खिलाफ वर्जी जहाँ होती है ना, ये फ्रॉम द बेस ये चीज खराब है, वहां से मामला शुरू होता है। मतलब पहले तो भरते चले जाओ, उसके बाद सोचो अब इसके बारे में करना क्या है। मतलब ऐसी सिफारिश देना कि दिस इज इलीगल, दिस इज रॉन्ग, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड, ऐसी बात करो। एमिरेट्स जैसी एयरलाइन और उनके नंबर ऑफ पीपल पर जहाज का आप कंपैरिजन कर लें, नंबर ऑफ पीपल पर जहाज इन PIA, और यहाँ पे आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों यूं ही पहले मुझे ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ, बड़ा ही अफसोस हुआ। इट फील्स बैड। Oh, well. हाँ, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ते हैं, बट आप हमें प्लीज लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान TV ट्विटर हैंडल है हमारा, कि ये आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है रेडियो पाकिस्तान और TV की? अब्दुल्ला, आपने जिस तरह पूछने लगता है, आप क्या समझते हैं अपने, क्या समझते हैं आप, कि क्या राय है? ठीक है भाई। Okay. अच्छा, इलेक्शन की बात कर लेते हैं जरा खास तौर पर। और हुकूमत और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ऐसा लग रहा है बहुत खुश हैं कि उनके सबसे बड़े सियासी मुखालफीन फंसते जा रहे हैं और अब उन्हें खुला मैदान मिलेगा। लेकिन इलेक्शन जीतने का ये नुस्खा काफ़ी नहीं होता। नवाज शरीफ हों या मरियम हों, इलेक्शन मुहिम में वोटर्स के पास जाने के लिए कुछ परफॉर्मेंस भी ज़रूरी होती है। गरीब परवरी के बगैर काम नहीं चलेगा। और आज़म खान से मनसूब बयान पर वज़रा को यकीन है कि अब साबिक वज़ीर आज़म बच नहीं सकते। हुकूमत चेयरमैन PTI और दीगर को सख्त सज़ा मिलती देख रही है। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। अच्छा ठीक है, ऑल सेड एंड डन, हुकूमती नुमाइंदों के ये दावे पूरे हुए तो चेयरमैन PTI जो हैं वो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। एक खुला मैदान जो है वो तो मिलेगा, लेकिन क्या आवाम के लिए ये काफ़ी होगा? दिस इज़ द मेजर थिंग दैट दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स, क्योंकि आवाम तो ऑब्वियसली उसी जमात को हुकूमत बनाना चाहेगी जो कि उसके लिए कुछ करे। आज महंगाई को आप देख रहे हैं कि 30% के आसपास है महंगाई, एंड एट सम टाइम्स तो इट लुक्स लाइक 50 क्रॉस कर चुकी है, बट एक्चुअली इतनी है। और IMF डील और दोस्त ममालिक से डॉलर आने के बावजूद डॉलर की कीमत आपको पता ही है कि नीचे नहीं आ रही। तो ऑल दीज आर वेरी स्टार्क रियलिटीज़, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। गरीब तो गरीब, सफ़ेद पोश और मुतवसत तबके के लिए घर चलाना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। और बिजली, गैस, आटा, चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड आपको पता ही है कि इजाफा है और सबके सामने है, ये चीज़ें भी छुप नहीं सकती। IMF डील के बाद ये मुमकिन भी नहीं रहा कि हुकूमत जाते जाते आवाम को कोई बड़ा रिलीफ दे जाए। और प्लीज ना ही देके जाएं। और प्लीज नो वे, फिर उसमें तो जो फंसते हैं वो हमने पिछली बारी देखी है, वो तो फिर अल्लाह माफ करे क्या होता है। दूसरी जानिब वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने बड़ी उम्मीदें नवाज शरीफ से लगाई हुई हैं। पोस्टर बॉय जिसे कहते हैं ना, फिर से आपने पोस्टर बॉय, याद है लास्ट टाइम हमने कहा था हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, मैच नहीं कर रहा था। मरियम नवाज साहिबा ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद चंद जलसे किए, लेकिन वो 1 माह से दुबई जद्दा में हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन जीतने का ख्वाब पूरा होता हाँ ज़रा मुश्किल है। उधर से पीपल्स पार्टी भी एस्पिरेंट है। लेट्स सी क्या होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि भाई क्या तैयारी है इंतखाब की और क्या प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, जब से ये साइफर वाला मामला दोबारा सामने आया है ना, वो ज़रा ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून का जोश व खरोश कुछ और ही है। अब ज़ाहिर है कि आप लोगों को लग रहा है कि चेयरमैन PTI मज़ीद फंसेंगे। अब सवाल ये है कि कई दीगर बड़े केसेस भी इससे पहले इसमें बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, तवक्कुआत भी बड़ी बांधी गई थीं, लेकिन कुछ हासिल हुसूल हुआ नहीं। तो अब कैसे हो जाएगा सर कुछ हासिल इस मामले से? देखिए, इमरान खान जो भी भुगत रहे हैं वो अपना किया हुआ भुगत रहे हैं। अपनी करतूतें जो है उनके सामने आ रही हैं। झूठ ज्यादा देर नहीं चलता। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं, बातों को घुमाते हैं और जो बयानियां हैं वो झूठ की बुनियाद पर बनाते हैं, हकायक की बुनियाद पर नहीं। और ये जो साइफर वाला बयानिया था, हकीकी आज़ादी और हम कोई गुलाम हैं, ये वाला लोगों को और लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाकर जो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ इन्होंने किया,
सिर्फ अपने जाती मुकासद और अपने सियासी मुकासद, बल्कि सियासी भी सिर्फ कहेंगे अपनी दोबारा कुर्सी हासिल करने के लिए, तो वो हम तो हमारा बयानिया या हमारी बात ठीक हुई है। सो बाकी रही सजा की बात, तो क्या इमरान खान ऊपर से उतरे हुए हैं कि उनकी औलाद का मामला हो, उनकी तोशाखाना का मामला हो, उनकी जायदाद का मामला हो, फॉरेन फंडिंग का मामला हो, और अब आपकी कौमी सलामती का और ऐसा मामला जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान के दीगर ममालिक से तलकात को भी नुकसान हुआ, पूरी रियासत को, उस पर भी उसको कोई ना पूछा जाए और उसको सजा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों वो पाकिस्तान के कानून से क्या बालातर है? और अगर इसी तरह ही रहा कि ऐसे बड़े गुनाहों में भी सजा ना हुई, तो फिर पाकिस्तान की रियासत तो एक तमाशा बन जाएगी कि जो मर्जी आए, जो मर्जी खेल खेले और झूठ बोले, रियासत का तिया पांचा करे और ना उसको कोई पूछने वाला हो, ना सजा देने वाला। चलिए ठीक है तलाल चौधरी साहब, ये तो आपका ओपिनियन है, दैट रिमेन्स टू बी सीन के इसके आगे क्या होगा। लेकिन केसेस भी बनाने पड़ते हैं ना, फिर प्रोसिक्यूशन भी अच्छी होनी होती है, तो ये सारे काम भी के लिए बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन हम जरा इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर इलेक्शन में बड़ा सियासी मुखालिफ ना रहे तो ऑब्वियसली रिलीफ तो ये बड़ी अच्छा आपको मिल जाएगा, लेकिन जीत के लिए ये काफ़ी नहीं है, एंड यू नो दैट। तो कोई परफॉर्मेंस जो है वो आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे वो आपको वोट दें। अब महंगाई जो है वो जहाँ तक पहुँच चुकी है, गरीब आदमी से वोट मिलने की तवक्को कैसे रख सकते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इलेक्शन जो है वो किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए। हम अपनी लीडरशिप का किरदार और अपनी परफॉर्मेंस जितनी दफा भी पाकिस्तान की हुकूमत मिली वो बताएंगे, और बताएंगे कि इस पाकिस्तान को किस तरह हमने चलाया है। हम पाकिस्तान, आप जानते हैं 2013 से 18 के दरमियान डॉलर भी कंट्रोल में था, स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करती थी, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन थी, और 2 रुपए की रोटी, 100 रुपए का डॉलर, पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 6 तक जा पहुंची थी। दुनिया पाकिस्तान की इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ रही थी। तो हमने तो परफॉर्मेंस दिखाई है, और अब फिर एक दफा हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन इल्जामात की बुनियाद पर नहीं, गाली की बुनियाद पर नहीं, तू मैं उसकी बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी और किरदार की बुनियाद पर होनी चाहिए। हमारे मुखालफों के पास ना किरदार है और ना हमारे मुकाबले की कारकर्दगी। हमारे 10 साल की हुकूमत आप पंजाब में देख लें, और भी कोई दिखा दे, यहाँ बहुत सारे 10-10 साल कई सूबों में लोग हुकूमत कर चुके हैं। इसी तरह वफाक में जो हमारी हुकूमत रही है उसकी कारकर्दगी का मुआवजा तो कर लें। और ये वाली जो 1.25 साल की हुकूमत थी, इसमें तो वो तमाम ब्लंडर्स जो पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ किए, हमने तो रियासत को अपनी सियासत देकर बचाया है डिफॉल्ट से पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इज्जत से लेके पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक से बताने के लिए हमने अपनी सियासत को भी कुर्बान किया है। सो अगली इलेक्शन कारकर्दगी और किरदार पे होना चाहिए, और नून लीग का और नवाज शरीफ का किरदार और कारकर्दगी का पूरे पाकिस्तान में किसी से कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, उसके लिए भी उनको डिपेंड करना पड़ेगा। चले पिछली हुकूमत को तो निकाल दें, उससे पहले आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस थी, इतने पीछे जाएं। अच्छा, फिर लोग ये नहीं करते। नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया है, तो आप कह रहे हैं कि उनके किरदार का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें आना भी पड़ेगा। चलिए ये भी मान लेते हैं कि उन पर कुछ बंदिशें हैं, जो विद टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला, तो अल्टीमेटली वो आ ही जाएंगे। लेकिन ये मरीम नवाज साहिबा का कुछ अता पता है आपको? वो ज़रा कहाँ मसरूफ़ हैं? आई होप शी इज़ वेल। ना उनकी कोई ट्वीट आ रही है, ना कोई बयान आ रहा है, ना कोई उनकी मीडिया प्रेजेंस है। चीफ ऑर्गेनाइजर है मरीम साहिबा को जो जिम्मेदारी चीफ ऑर्गेनाइजर की दी गई थी, पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्शंस की तंजीमी तौर पे और जो तैयारी की है वो मरीम नवाज ने पंजाब के सारे शहरों में दौरा किया, पाकिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा किया। हमने सबसे पहले अपने इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्तें और तमाम वो होमवर्क जो किसी इलेक्शन के लिए होना चाहिए वो हमारा मुकम्मल है। और हम तो किसी भी वक्त इलेक्शन हो, और हम तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हमारा जो पार्टी का काम है और जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने जो काम किया है, वो इलेक्शंस के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक हल्के में 3-3 अहल उम्मीदवार हैं एवरेज,
और इसी तरह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आने वाला इलेक्शन जो है उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और ये इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2013 का रीप्ले होगा। 2/3 अक्सरियत से नवाज शरीफ एक दफा फिर वजीर आजम बनने जा रहा है। Alright जी, let's see, वक्त आएगा तो जाहिर है ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं, वक्त बता देगा। इनफैक्ट आवाम बताएंगे कि वो कैसे वजीर आजम देखना चाहते हैं। अभी हम आगे हम बढ़ेंगे। एक्चुअली नहीं वेट करें, हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं जो कि हम आपको आजकल रोज़ ही दिखा रहे हैं, और वो है हमारी मैरिज काउंसलर मरियम नहीं क्या नाम है उनका, मरियम सुहेल हमारे साथ है। और आज वो किस बारे में बता रही हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। और सो यू सी दैट वी विल गो फॉर अ ब्रेक एंड देन वी विल सी यू आफ्टर दैट। पाकिस्तान की 67% अवाम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहना चाहती है, लेकिन इसको समझते बहुत कम लोग हैं। जो बात इसके बारे में समझनी चाहिए वो ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम किसी एक बंदे का नहीं होता, बल्कि सबका होता है। बाउंड्रीज़ बहुत अनक्लियर होती हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बहुत देर में जाके समझ आता है। एट द सेम टाइम एक साथ रहने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, एक दूसरे से बहुत सपोर्ट भी मिलती है। और जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में पलते बढ़ते हैं उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। At the same time, parenting is quite challenging in joint family systems. So कोई भी सिस्टम बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता, फैसला आपके ऊपर है, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आपने टिप्स सुन ली हैं, आप अपनी राय प्लीज, आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आप अपनी राय भी है जो ना दें। आप अपनी राय दें हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे। अच्छा जी, श्रीलंका में होने वाले गाल टेस्ट में फतह के बाद कप्तान बाबर आजम ने आपको पता ही है तस्वीर एक बनवाई है और तस्वीर शेयर की है बेसिकली। और Winning check जिस पर हिंसों में $5,000 जबकि अल्फाज में $2,000 दर्ज था, तो ये कुछ भंड हुआ? पता नहीं। तो श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गाल टेस्ट जीतने पर $5,000 जो हैं वो इनाम दिया गया है। और ये सामने आ गया, देख लें। तो देखो वो जो जगह होती है ना, मैच विनर, राइट इन नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स वाली। सो वो नंबर्स कुछ और थे और वर्ड्स कुछ और थे। वो मैच नहीं कर रहे थे। हाँ, तो लेकिन मेरा मिले ख्याल है वो 5,000 होगा 5,000 प्लस 2,000 ऐसे हो तो और 7 बनना अब ये चाहिए। जो कि गलती हो गई है तो होना तो यही चाहिए और पूरी दुनिया के सामने हुई है तो 5+2 हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो खैर हमारी, ये तो वी वुड लाइक इट यू नो दैट वे, बट एक्चुअल प्राइस जो प्राइस बनी थी वो 5 ही थी। हाँ। और वो बाद में उन्होंने क्लियर भी कर दिया था। हाँ, 2 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है जिसका दूसरा मैच होगा 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू। क्या कब से? 24 जुलाई को। अच्छा चलो 2-3 दिन अभी रहते हैं। 3 दिन बाद Another भाई thing, कल आया प्रोमो और आईसीसी क्रिकेट आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप उसका प्रोमो आया है। उसके बारे में हम जरा तफसीली बात करना चाहते हैं। अब वो देखते हैं जो वर्ल्ड कप के लिए आपको पता है ना कि जो ऑफिशियल प्रोमो बनाया गया है, जारी किया गया है, वो हम देखते हैं जिसमें बहुत ढूंढने से कोई आपको पाकिस्तानी शॉर्ट क्लिप मिलेगा। और वो भी कोई खुशी के लम्हात नहीं है। खुशी के नहीं, मतलब हर जगह दलासे ही दिए जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। Why? And this is being done to a team जो कि ICC वनडे रैंकिंग में, वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 2 पर है और उसका कप्तान जो है दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। अच्छा, when it comes to शाहरुख खान, एक सेकंड, ये जो एक जो फेल सेफ इंडिया ने बना लिया ना कि कुछ भी बेचना है, कुछ भी करना है, शाहरुख डाल दो बीच में। मतलब लिटरली शाहरुख भी कहता होगा मुझे माफ कर दो, बिकॉज दिस इज अ सब स्टैंडर्ड एड जिसमें एंड में शाहरुख खान देके इन्होंने समझा कि हम एक अच्छा, when it comes to शाहरुख खान, I can buy literally anything that he is trying to sell, but this one I did not buy, I did not like because I am a huge शाहरुख खान fan, but otherwise तो मतलब ये क्या था? पूरी जिंदगी में मुझे लग रहा है कि हमें एंग्विश के वक्त हम याद आए उन्हें, दिलासे देने के, रिस्पेक्ट के वक्त भी हम मायूस बैठे हुए हैं और भारतीय आके हमें दिलासे दे रहे हैं, तो बड़ी रिस्पेक्ट में इजाफा हो गया मामले में। ना इसके अंदर पाकिस्तानियों के उनको अलग-अलग भी निकाला है, जरा वो भी देखते हैं बिकॉज वो 2 हैं या शायद 3 अच्छा, हम जरा जो है ना आपको सीन बाय सीन समझाते हैं। एक सीन में पाकिस्तानी मद्दा मायूस बैठे देख सकते हैं आप लोग, साथ ही भारतीय मद्दा इसे दिलासा दे रहा है, रिस्पेक्ट जहाँ लिखा आता है। फिर एक वीडियो में शादाब
खान को छक्का लगता है, मोहम्मद आमिर का बोल्ड होता है, वहाब रियाज फिर तकरीबन रोने वाले हैं इसमें, फिर 92 में भी इंजमामुल हक का रन आउट होना उन्होंने रखा है, हमारा जीतना नहीं रखा। फिर भारत 83 में जो उसने ट्रॉफी उठाई थी वो बड़ा तफसीली शॉट उन्होंने मेक श्योर किया है कि रखा है। फिर 2011 की झलकियां, ऑस्ट्रेलिया की, 2015 इंग्लैंड, 2019 की कामयाबियां इस पूरे प्रोमो में हावी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की जीत का कोई जिक्र ही नहीं है। पूरी मेरा ख्याल है कि कोई एक मुनहुना सा हमें एक लम्हा मिल गया था जिसमें शाहीन जो है ना वो अपना जो एक्शन करते हैं आउट करने के बाद सिर्फ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज हम सारे में गम में डूबे हुए ही लग रहे हैं और हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। दुनिया का नंबर 1 बैटर बाय ऑल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल सर्वेज एंड जितनी भी आप स्पोर्ट्स जर्नल्स देख लें, बाबर आजम का जिक्र ही नहीं। Is not there. जो कि honestly, अच्छा, और विराट कोहली का मुझे हंसी आ रही है। मुजस्समा बनाना रह गया था, मतलब वो लोग उनकी कमीजें भी पहन रहे हैं, पूरे जिस्म पे उनकी तस्वीरें बनवा के टैटू भी करवा रहे हैं। भाई बाबर एक फिनोमेना है, उसका भी एक आध शॉट लगा देते। कप्तान है हमारा, दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। अच्छा, बाय द वे दुनिया में इतने इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, मतलब दिस इज द स्पोर्ट फॉर यंग पीपल हु आर कमिंग अप। उसमें भी एक ही नजर आया है, बाकी सारे इन्होंने अपने अपने जो पसंदीदा है वो सब कुछ डाल दिया। आई एम सॉरी, इट्स अ रियली सबस्टैंडर्ड किस्म का प्रोमो। ऑफ कोर्स हर्ट तो मुझे पर्सनली होता है कि हमारे पाकिस्तानी बीच में नहीं डाले, लेकिन इट्स नॉट इवन दैट, इट्स अ बैड वन। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्होंने शायद समझा है कि एंड में शाहरुख डाल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉट रियली, सो डिड नॉट डू मच फॉर अस। शाहरुख का वॉइस ओवर अच्छा था, बस बाकी कुछ अच्छा नहीं था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस पे बाय द वे सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरेस्टिंग तज्जिए आ रहे हैं और बड़े मीम्स बन रहे हैं, तो people have a lot to say on that। आप खुद ही बाकी चल के देख लेना, इसको मजीद खैबर पख्तूनख्वा में बाय द वे दहशतगर्दी की नई लहर जन्म ले रही है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों में दहशतगर्दों ने 4 हमले किए हैं और इन सब का निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। ये वाक़यात हुकूमत के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। ज़िला खैबर की तहसील बाड़ा में दहशतगर्दों ने बाड़ा थाना, CTD सेल और सरकारी दफ्तर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जवानों ने जान की कुर्बानी देकर यह हमला नाकाम बनाया है। दोनों दहशतगर्दों को मरकज़ी इमारतों तक पहुंचने से पहले ही मार डाला गया। मुकाबले में 4 एहलकार शहीद हुए और 8 ज़ख्मी हुए। IG बताते हैं कि इंटेलिजेंस इत्तला मौजूद थी, इसलिए दहशतगर्दों को रोकने का बंदोबस्त किया गया था। चंद दिन पहले 13 जुलाई से इतला थी हमारे पास कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है सुसाइड बॉम्बर्स की। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतला दी थी, जिसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स काफी एनहांस कर लिए गए थे और यहाँ पे आज इन लोगों ने कोशिश की है तो घुसने की। एक ने मरकजी गेट को और एक ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की थी। दोनों साइड को संतरी मौजूद थे, उन्होंने एंगेज किया। जब उन्होंने वो खारदार तारे वगैरह दूर करने की कोशिश की तो पुलिस ने इनको एंगेज किया है, तो ये दोनों के दोनों मारे गए हैं। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि अब तक इस वाक़े की ज़िम्मेदार किसी ने ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की, लेकिन ये इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है। और बुध की रात भी पेशावर में रेगी मॉडल टाउन में अब करेक्ट कर दीजिएगा इफ वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, फिर आप हमें बता दीजिएगा। खैर, वहाँ भी नामालूम हमला आवरों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए थे। और हुकाम बताते हैं कि इन दहशतगर्दों के पास जदीद तरीन जो है वो थर्मल सेंसर वाली स्नाइपर गन्स थी। आपको पता है कि हमने हमेशा नोटिस किया है कि समहाउ दहशतगर्दों के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी ज़रूर होती है। सो इस बार भी ये हुआ और अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं और ऐसे में हुकूमत और इदारों के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। कोई शक नहीं रहा कि इन दहशतगर्दों के हैंडलर्स और ठिकाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। हुकूमत और पाक फ़ौज की जानिब से अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो मुआहदे की रोशनी में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करे, अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन वी सी एवरीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। हाँ जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं और कंसर्निंग इशू है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं निगरान वज़ीर इत्तलात फ़िरोज़ जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। फ़िरोज़ साहब, अब जो दहशतगर्द हमला हुआ है खैबर में, ख़तरनाक हमला था, कुछ इनिशियल आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको क्या बताया है? कौन मुलव्वस था, कौन है ज़िम्मेदार इन कार्रवाइयों का?
आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे इन चीज़ों को जो है बिल्कुल आड़े हाथ इन सब लोगों को लेगी। पुलिस हमारी फुल कैपेसिटी पे इस वक्त काम कर रही है और इंशाल्लाह आपको जो है हम जल्द इसके रिजल्ट जो है वो कौम के सामने इनके रखेंगे। और इसी तरीके से कल रेकी में हमारा वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। तो ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो आपने सवाल किया है कि कौन इसके पीछे जो हैं, ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर जो हमारी मुल्क की सलामती नहीं चाहते हैं, जो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, वो फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं इसमें डोमेस्टिक एलिमेंट्स भी हैं। और ये सारा जो है मुकम्मल तौर पे पुलिस जो है इसके ऊपर निगाह रखी हुई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे सिख कम्युनिटी के 2 उन्होंने अपना हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग में, और एक जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो उसके जो कल्प्रिट्स हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ लिए हैं और वो ग्रुप जो है उसको हमने अभी जो है उनकी इंटरोगेशन चल रही है। इसी तरीके से जो हमारे डीएसपी साहब शहीद हुए थे, उनके जो कल्प्रिट्स हैं वो भी हमने जो है अरेस्ट कर लिए हैं। अच्छा फिरोज जमाल साहब, ऑब्वियसली हालिया दिनों में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की वारदातें जो हुई हैं, सिक्योरिटी एहलकार ही निशाना बने हैं। कल अदम TTP का नाम जो है वो लिया जा रहा है, अफगानिस्तान से उन्हें कंट्रोल करने का मुतालबा भी है। क्या आप समझते हैं कि अफगान हुकूमत संजीदगी से ताउन करे तो पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो कम हो सकती है? बिल्कुल, आपकी बात 100% बजा है। देखें, जो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने पिछले मिसालें 40 सालों में किया है, तो उसकी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। अफगानी हमारे भाई हैं और उनको ये बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान में अमन है वो हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अमन होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। तो ये एक ऐसा मिसाल है, हमारी रिलेशनशिप है। बाकी भी ममालिक उनके साथ बॉर्डर्स पे लगते हैं, लेकिन हमारे साथ उनका एक खुसूसी जो रिश्ता है, तो उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए, तो जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे करे, उसको वहाँ पे किसी किस्म की जो है मिसालें सपोर्ट या गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है पेशरफ्त होगी और इन लोगों को जो है इंशाल्लाह हमारी बड़ी मैं आपको बताऊं, हमारा खैबर पख्तूनख्वा बड़ा रेजिलियंट सूबा है, हमारे कौम बड़े रेजिलियंट जो है हमारी सूबे के लोग हैं। और इंशाल्लाह ये जो लोग काफ़ी आए इस तरीके से, काफ़ी गए, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वो कभी पास नहीं होंगे और इंशाल्लाह शिकस्त जो है वो इन लोगों के जो है वो सामने आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जमाल साहब। लेकिन अब ज़ाहिर है मुहर्रम उल हराम है, इसमें सिक्योरिटी और टाइट होने की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद इंतखाबात का माहौल है, सो आप लोग पे ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, इस तरह के वाक़यात ना हों, इनकी रोकथाम अच्छा हो। लेकिन एक और सवाल भी आपसे बनता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजाम तो ऑब्वियसली सख्त तरीन करना होंगे, और अब जिस तरह आप अब्दुल्ला भी बता रहे थे कि मुहर्रम भी अब शुरू हो गया, उसके फौरी बाद इंतखाबात का भी माहौल बनेगा। ख़ुसूसी तौर पर क्या कर रहे हैं कि सूबे में अमन व अमान जो है वो हर सूरत में कायम रहे? Because it's very important. हमारी हुकूमत जो है उस दिन भी चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में जो जितने भी हमारे फोर्सेस के सरबराहान हैं वो बैठे हैं हम सारे, और उन्होंने इसी के ऊपर जो है एक मुकम्मल प्लान हमने इंशाल्लाह मुहर्रम के लिए बनाया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुहर्रम में इंशाल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट जो है वो रूनुमा नहीं होगा। और हमने मुकम्मल तौर पे जो है जो हसास है, 3 कैटेगरीज में हमने उसको तकसीम किया है, जो बहुत हसास हैं, जो इतने हसास हैं और जो कम हसास हैं। तो वो 3 कैटेगरीज में हमने ये सारी चीज़ें जो है मुहर्रम के हवाले से जो है तकरीबन हमारे कोई 7-8 हज़ार जुलूस निकलते हैं, तकरीबन कोई 70 और प्लेसेस जो है वो हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, और एक मॉनिटरिंग हमने उसके लिए यूनिट पूरा सेल बनाया हुआ है जहाँ से ये सब चीज़ें मॉनिटर होंगी और इन चीज़ों को देखा जाएगा।
तो ये मतलब हमने पूरा मुकम्मल अपना प्लान जो है वो तरतीब दिया हुआ है। थैंक यू जी। चलिए शुक्रिया होपफुली इस फिरोज प्लान पर जमाल अमल भी हो और हालात अंडर कंट्रोल रहें इंशाल्लाह जी। इंटरेस्टिंग, हमने आपके लिए पैकेज तैयार किया है और आपको दिखाएंगे कि पाक चीन ताबन से तैयार होने वाले तमाम 4 F-54A टाइप जदीद जंगी बहरी जहाज़ों की तैयारी का मंसूबा हो गया है मुकम्मल और तमाम 4 जदीद जंगी जहाज़ पाक बहरिया के हवाले भी कर दिए गए हैं। अब इन जहाज़ों की खुसूसियात क्या हैं, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट करती होगी ये बात। अब PNS शाहजहां पर मौजूद हैं हमारे साथी तारिक मोइन सिद्दीकी, उनके पास चलते हैं और वो हमें बताएंगे, दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं पाक चीन ताउन से तैयार होने वाले नए जदीद जंगी जहाज़ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PNS शाहजहां के कमांडिंग अफसर कैप्टन अदनान लगारी। आइए उनसे बात करते हैं और इस जहाज़ की खुसूसियात के बारे में जानते हैं। ये एक मल्टी मिशन फ्रिगेट है जिसके ऊपर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर में ऑपरेट करने की सलाहियत हासिल है। जहाज़ के ऊपर किसी भी किस्म के दुश्मनी जहाज़ को या मिज़ाइल को इंगेज करने के लिए सरफेस टू एयर मिज़ाइल मौजूद हैं जो कि एक लॉन्ग रेंज तक जहाज़ को या मिज़ाइल को इंगेज करने की सलाहियत रखते हैं। उसके अलावा सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल और लैंड अटैक मिज़ाइल की सलाहियत भी जहाज़ में मौजूद है। जो सुपरसोनिक मिज़ाइल है वो किसी किस्म के टारगेट को काफ़ी दूर रेंज तक इंगेज कर सकता है। सबमरीन के अगेंस्ट यानी आबदोज़ के अगेंस्ट अगर हम जहाज़ को इंगेज करने की बात करें तो उस पर टॉर्पीडोज़ और एंटी सबमरीन रॉकेट्स मौजूद हैं जिससे किसी भी दुश्मनी आबदोज़ को हम एक ख़ास रेंज तक इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा जहाज़ पे जदीद तरीन रेडार्स, 3 डायमेंशनल रेडार और सरफेस और एयर सर्च रेडार भी मौजूद हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की ऑपरेशन की कंप्लीट पिक्चर जहाज़ के ऊपर अवेलेबल हो सकती है और अगर हम किसी भी किस्म के कॉन्टैक्ट को इंगेज करना चाहें एट ए स्पेसिफिक रेंज तो वो हम बखूबी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो जहाज़ एडवांस बाकी नेवल फोर्सेस में मौजूद हैं, इस जहाज़ की भी वही काबिलियत है और तकरीबन उतनी ही कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद थे इस जहाज़ के कमांडिंग अफसर और इन जहाज़ों की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी को ख़ित्ते में जो अहमियत हासिल हो जाएगी क्योंकि अमन के लिए पाकिस्तान नेवी का जो किरदार है ख़ित्ते में बहुत अहम है। थैंक यू तारिक एंड वंडरफुल भाई, कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान नेवी पर्टिकुलरली। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और बारिशों की पेशगोई की जा रही है अक्रॉस द कंट्री, पर्टिकुलरली पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश हुई है। शकरगढ़, खुशाब, हाफिजाबाद। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ हल्की बारिश है, रात भर जरा हल्की बारिश होती रही। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद, बाग, वादी नीलम में बारिश हुई है। हाफिजाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार और पंजाब, शमाल मशरक़ी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का मैं नाराज हूँ। कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, ये हम सारा कुछ बता चुके हैं। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी यहाँ तवक्को है। कराची में भी हल्की बारिश बताई जा रही है। पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू अ लायर। सीरियसली मैं तो कहती हूँ कि ये बात को गोल गोल कर दो। इसके लिए पता है क्या है, हम सरदार सरफराज साहब से कंफर्म करते हैं ताकि हमारा जिम्मा हो जाए तोश पोश। एग्जैक्टली, और जिम्मा किसका हो? सरदार जी का। तो सरदार सरफराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बता दीजिए भाई हमें कि आने वाले दिनों में ओवर द वीकेंड कैसा मौसम रहने वाला है कराची में पर्टिकुलरली एंड देन अक्रॉस द कंट्री। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो करंट स्पेल चल रहा है पंजाब में तो खासी अच्छी तेज़ बारिशें हो रही हैं। कल भी चकवाल में 93 मिलीमीटर बारिश हुई और सिंध में भी शुरू हो चुकी है। स्कैटर्ड सी बारिश हुई है बेशतर जगहों में, लेकिन एक जगह में बदीन में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, वहाँ अच्छी तेज़ बारिश हो चुकी है। इसी तरह कल जो रिपोर्ट हुई थी वो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, वो भी 35-36 मिलीमीटर थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मानसून हवाएँ जो सिंध में भी दाखिल हो चुकी हैं और ग्रेजुअली कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पे तेज़ स्पेल भी है अगले 2 दिन। और फिर 23 और 24 को बिलखुसूस जो वीकेंड होगा उस पर तेज़ स्पेल मुतवक्की है। कराची समेत पूरे सिंध के बेशतर अजला में अच्छी तेज़ बारिश है, ख़ासकर वीकेंड पे 23 और 24 को दोनों दिन इम्कान यही है।
तो ये स्पेल जो है वो 25 या 26 तक कंटिन्यू करेगा इसी तरह से गैप्स के साथ, वक्फे के साथ। सुबह के औकात में तो इतनी नहीं, लेकिन आफ्टरनून में और फिर इवनिंग में, नाइट में बिल्डअप होकर इस तरह से अच्छी बारिश रहने का, बरकरार रहने का इम्कान है। कुछ कराची हो रही है। हाँ, मगर पता है क्या हुमा, ये कंसर्न रहती है सरदार साहब कि कराची में बारिश की पेशगोई तो बहुत की जाती है लेकिन हो नहीं पा रही है। एज सच बारिश हुई है ही नहीं अब तक इस तरह से। जी, असल में ये है कि जो आपका जो पूरा जो मेन लो प्रेशर एरिया की जो कोर होती है ना, बेसिकली वो पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था। जो पिछला स्पेल जो 7 से 9 जुलाई के दरमियान रहा था, तो कराची में स्कैटर्ड सी बारिश हुई थी, किसी जगह पे हुई थी, किसी जगह पे नहीं हुई थी। अब की दफ़ा भी उसकी जो ओरिएंटेशन है वो इसी तरह से है कि कराची और ठट्ठा के जनूब से ही निकलेगा, समंदर की तरफ ही ज़्यादा उसका ट्रैक है। तो ज़ाहिर है उसकी आउटर पेरिफेरी में जो एरियाज आते हैं तो फिर उतना बहुत तेज़ स्पेल नहीं हो पाया। पिछली दफ़ा भी नहीं हुआ था और इस दफ़ा भी कोई बहुत हैवी रेन तो नहीं है, लेकिन स्टिल जो वीकेंड है उसमें उम्मीद है कि एक अच्छी बारिश इस दूसरे स्पेल में हो जाएगी। अच्छा, अब ज़ाहिर मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो गया है, आगे फिर यौम आशूर और 9-10 मुहर्रम। इन दिनों में मौसम कैसा रहेगा? अगर पंजाब की बात कर लें या बड़े शहरों की बात करें, पर्टिकुलरली जहाँ पे बड़े जुलूस और मजालिस वगैरह होती हैं, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची। देखिए सिंध में तो ये जो आनगोइंग स्पेल है ये वही 25 या 26 तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेल करेगा। फिर अगले 2-3 दिन गैप होगा और इम्कान फ़िलहाल एज ऑफ टुडेज़ कंडीशन में कह सकता हूँ कि वही आशूर, जो योम आशूर होगा, उन 2 दिनों में सिंध में कोई इतनी बहुत खातिर खा अच्छी मतलब उस तरह की बारिश नहीं है सिग्निफिकेंट। लेकिन पंजाब के खासकर जो शुमाल मशरकी पंजाब है, जो आपकी कोर मानसून बेल्ट है, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और फिर जेलम और उसके साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन एरियाज में रहेगा स्पेल बारिशों का। ये यानी एक आध दिन के, 1.5 दिन के वक्फे के बाद जुलाई के जो आखिरी दिन है और अगस्त के शुरू के दिन, उनमें भी अच्छा स्पेल है वहाँ बारिशों का। अच्छा, वैसे अदरवाइज इसी तरह क्लाउडी रहेगा, मतलब जिससे हब्स भी एट टाइम्स हो जाता है, हवा भी बंद हो जाती है कभी कभी। जी, मानसून के दिनों में तो आपको पता है ये होता है कि जब बारिश हो रही हो तो फिर तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन अदरवाइज एक तरह से हब्स, चूँकि नमी बहुत ज़्यादा होती है, अमूमन 60-70% हर जगह पे ही ये चल रही होती है। कराची में तो 70 to 80% के दरमियान रह रही है आजकल तो जनरली, तो इस वजह से हब्स की कैफियत ज़्यादा हो जाती है। तो कराची में भी जनरली आज जो है हॉट एंड ह्यूमिड डे गुजरेगा ज़्यादातर, लेकिन आफ्टरनून में, इवनिंग में जाकर कुछ बिल्डअप होकर चांसेस होंगे फिर बारिश की। अच्छा, हमारी जो सैलाब की सूरत हाल है मुख्तलिफ दरियाओं में, उसमें कुछ बेहतरी आ रही है? भारत की तरफ से भी आपको पता है सतलुज में, रावी में पानी छोड़ा गया, उस बारे में महकमा मौसमियात की क्या राय है? देखिए उसमें जो उस दरिया जेलम का कुछ, इसके चनाब का कुछ एरिया जो था, यानी कसूर से नीचे का कुछ जो एरिया था, हेड सलमान की कोई जगह है, वहाँ पर मतलब लो लेवल का सैलाब है, कोई इतना बहुत हैवी नहीं है हमारे एरियाज़ के लिए। पिछले दिनों ये हुआ था कि वो जो लाहौर में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी और हमारे एरिया में भी कैचमेंट एरियाज़ में ज़्यादा बारिश हुई थी और ख़ासकर भारत की तरफ बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उस वजह से उनकी तरफ से पानी खासा आया था और कसूर के आसपास जो देहात थे वो ज़ेरे आब आ गए थे। लेकिन अब वो कैफियत नहीं है अभी। इस स्पेल के नतीजे में कैचमेंट एरियाज़ के ऊपर इतनी कोई बहुत ज़्यादा हैवी बारिश नहीं हो रही फ़िलहाल। तो फ़िलहाल तो कंडीशंस इतनी उस तरह से मतलब ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। बेशतर जगहों पर तो हल्का लो, मतलब लो उसी हिसाब से चल रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज सर, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में ना हमारे दोस्त एक बता रहे थे कि उनके बेटे ने उनसे पूछा कि बाबा ये जो बादल बरसते हैं हमारे यहाँ और इतने ठीक ठाक बरसते हैं, तो फिर ये बरस के कहाँ चले जाते हैं खाली होके? तो उन्होंने कहा बेटा कराची चले जाते हैं। तो आपको पता है कि एक बंदर जो है बेचारा, उसे कौवे तंग कर रहे हैं। Why are you looking at me? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिटी कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ एक बंदर लाया गया और उसको पकड़ने का आ गया, पता नहीं लाया गया था बंदर, उसको पकड़ने का भाग गया। उसके बाद वो उसको पकड़ने, सिटी कोर्ट में बंदर क्यों लगे? उस पे केस चल रहा था। कोई होगा मामला ऐसा, मेरी बात सुने, हो सकता है ऐसा मामला। और उसको पकड़ने का अमल जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, वाइल्ड लाइफ की टीम नहीं पहुंची है। वो बंदर बेचारा दरख्त पर अकेला बैठा हुआ है और कव्वे उसे जिज कर रहे हैं। वैसे कव्वे अगर जिज करने पे आ जाए ना तो इंसान का जीना भी दो भर कर सकते हैं। That is very true। कव्वे बड़े विंडिक्टिव हो जाते हैं, खासतौर पे अगर वो देख लेना कि कोई उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी है या व्हाटएवर, वो गैंग अप कर लेते हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन अब्दुल्ला, चूंकि आपने बात छोड़ ही दी है, छोड़ नहीं दी, छेड़ दी है मैंने बात।
बात छोड़ी थी छेड़ी, हाँ बात छेड़ दी है एग्जैक्टली। तो ये दिस इज दैट सीन बेचारा। तो बंदर कहाँ है वैसे? वो बैठा हुआ है। ये तो वो पजल नहीं हो गया जिसमें आपको जानवर तलाश करना पड़ता खुद से। आई कांट सी इट। किधर है? आई एम थिंकिंग कि इधर ही होगा। बस है कहीं इस दरख्त में छुपा बैठा है कहीं। एनीवे वापस आ जाए। अच्छा अब ज़रा मूव ऑन करते हैं और सीरियस बातें पे आएँ, क्योंकि व्हाट इज़ दिस दैट इज़ हैपनिंग। ये जो साइफ़र वाला मामला है ना, आपको बताएं कि ये सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि कई और लोगों के लिए भी मसला हो सकता है। कई रहनुमा दीगर पार्टियों में जा चुके हैं, अब तो आपको पता ही है, और अपनी अपनी जगह जो है वो वजाहत तो दे रहे हैं और देना चाहते भी हैं। ऑब्वियसली अपने आप को सारे ज़रा बचाना चाहते हैं। साइफर गेट की तहकीकात के लिए FIA ने इमरान खान को 25 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और हुकूमत के साथ साथ वो लोग भी चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं जो आजकल तो उनके मुखालिफ हैं मगर कल तक उनके साथी थे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द टेल है जी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या PTI पार्लियामेंटेरियंस की बात करें तो उनके पास ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं जो अप्रैल 2022 में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे बल्कि उस वक्त की हुकूमत में वजारतें लिए बैठे थे और साइफर बयानिए को फ़रोग देने में भी मतलब सफ़े अव्वल में थे। और चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर तो FIA ने इनको बुलाया है और अगर काबीना के दीगर मेंबरान तक बात पहुंची तो क्या होगा? क्या नई जमातें ताउन करेंगी या मुजाहिमत करेंगी? महज एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई इंसाफ के अमल को सर्टनली मशकूक बना सकती है। इसी पे जरा हम बात तो करते हैं। फिर आपको पता ही है ना उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इसके मतलब फवाद चौधरी को ले लें जो कि मतलब बहुत से लोग आपको पता है इधर उधर हो चुके हैं और इनमें से दो मेजर फैक्शंस जो हुए हैं वो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, एक PTI पार्लियामेंटेरियंस हैं। सो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान हैं हमारे साथ, उनसे बिल्कुल जी। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आपको पता ही है फॉर्मरली विद PTI लेकिन अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान है। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साइफर मामला जो है वो अब आ गया है और उन पर तो सख्त इल्ज़ाम है ही, लेकिन वो बयानिया प्रमोट करने वालों में से बहुत से लोग अब आपकी जमात में हैं। तो क्या ये सब लोग जो हैं वो साजिश में अपना किरदार तस्लीम करने और किसी भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार होंगे? पार्टी उनका दिफा तो नहीं करेगी बिकॉज एवरीथिंग इज आउट देयर कि कौन उनके साथ था, कौन प्रमोट कर रहा था, कौन नहीं। उस ड्रामे के और उस फिल्म के साथ जुड़े जितने भी किरदार थे उनको एक एक करके हर तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो फिल्म साज हो, वो हदायतकार हो, वो अदाकार हो, वो जो लोग भी उस पूरे साइफर की प्रोडक्शन को लेके मार्केटिंग तक इन्वॉल्व हैं उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज जो सज़ाएं हैं उनको मिलनी चाहिए। रही बात कि वो लोग जो हमारी जमात में आए, तो जो लोग हमारी जमात में आए वो मुल्क से मोहब्बत और इंतशार की सियासत से इनकारी हो के आए, लेकिन हमारी सफ़ों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो पाकिस्तान का वफ़ादार नहीं है, ये जो मुहिब वतन नहीं, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और रियासत को सियासत पे मुकद्दम ना समझता हो, क्योंकि हमारे ख़्याल में ये मुल्क है तो हम हैं और रियासत और सियासत जब तक यकजा नहीं होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारी किसी भी ऐसे फ़र्द के साथ ना कोई हमदर्दी होगी और ना कोई भी हम उसको ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देंगे जिससे पाकिस्तान के वक़ार को धचका लगे, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे या अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे कमज़ोर हो। आई वंडर फिरदौस साहिबा, हम साथ साथ आप जब ये बातें कर रही थी गोल दायरे में हम फवाद चौधरी फवाद की तस्वीरें चला रहे थे और वो मुताद्दिद दफ़ा ये लोग प्रूव कर चुके हैं कि उनके लिए सियासत मुकद्दम है, रियासत नहीं है। तो आप लोग फिर क्या इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे या क्या करेंगे? आई वंडर। बट ये साइफर वाला मामला है, फिर 9 मई के वाक़यात तो हैं ही। हुक्मरान जमात से आवाज़ उठ रही है कि अब इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन को सियासत से बेदखल हो जाना चाहिए।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक सियासी जमात है। आमतौर पर सियासी जमातें वैसे किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं होती। आप लोगों की भी क्या यही सोच है? आपका पार्टी मौक़िफ़ क्या है इस पर? देखिए, सियासत पे पाबंदी नहीं, लेकिन सियासत की आड़ में क्या आपने कभी देखा कि कोई सियासी जमात जो है वो काम करे जो पाकिस्तान के मुखालफिन दहशतगर्द यहाँ आके करते रहे? GHQ पे हमले हों, आपके जिनाह हाउस के ऊपर हमले हों, शोहदा की बेतुकीरी हो, कौमी तनसीबात को जिस तरह से निशाना बनाया गया। तो 9 मई का जो वाक़या था वो सियासत या सियासी कारकुनान की सोच नहीं थी, वो दहशतगर्द सोच की वो एक्शन थे, और वो उन ज़हनों की उस इंतखा पसंद और इंतशार पसंद ज़हनों की एक अमली हिकमत अमली थी जिसको उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था। तो लिहाजा सियासत जो है वो सियासी तौर तरीक़ों से की जाती है, ये दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी और सियासत जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। चलें ठीक है, फिर आपसे कोई और बात कर लेते हैं। आप ये बता दें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शाहीन का जो है वो निशान मांगा है। अब शाहीन ही क्यों, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है वहाँ इकबाल की सोच और फ़िक्र की ज़रूरत है, और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान का एक डिफरेंट जन्म हुआ है, क्योंकि 9 मई तक जो है वो इकबाल का जो ये कि करगस का जहां और शाहीन का जहां, और 9 मई तक हम करगस के जहान में बसते रहे जहां पे इकबाल का पाकिस्तान जो है वो दिखाई नहीं देता था। तो शाहीन हमारा निशान जो है वो इकबाल के फ़िक्र, सोच और नज़रिए की अक्कासी करता है। और इकबाल का शाहीन जो है वो आपको पता है कि आम फाख्ताओं और चकोर जो है उनके साथ एक मुनफरिद हैसियत रखता है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो सियासत करने के भी तौर तरीके और अंदाज हैं, वो सियासी बुलबुलों के साथ पंजा आज़माई नहीं करता। वो हमेशा अपने वक़ार, शान और कुछ असूल और ज़ाब्तों के साथ ऊंची परवाज़ लेता है। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सो यस, मुझे लगता है कि शाहीन का इन्होंने इसलिए इंतखाब किया। मेरी आपकी क्या राय है? क्योंकि तो इकबाल के शाहीन का कॉन्सेप्ट बड़ा नौजवानों से एसोसिएटेड है, एंड वी हैव ऑब्वियसली द मेजॉरिटी ऑफ द नौजवान लुकिंग फॉरवर्ड टू और लुकिंग अप टू दिस पार्टी इज द मेन क्वेश्चन, बिकॉज बात तो ये है कि पार्टी में सारे कौन किधर कर रहा है। फिरदौस साहबा ने बड़ा अच्छा, ऑब्वियसली उनका ये काम भी है कि उन्होंने एक और भी एक spokesperson, but I want to know who are the workers of this party, who are the followers of this party. We don't need any worker when we have an airplane. Why is that? We have an airplane. नहीं, मतलब ये रियलिटीज है ना, तो मतलब बाकी हम जितनी भी शाहीन एक और भी मेरी एक थ्योरी है शाहीन को लेकर। चलिए, नौजवान तो आपको पता ही है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ। नौजवानों को उन्होंने सिंबॉलिकली वो चाहते हैं कि शाहीन ये इकबाल के शाहीन हो और वो हो, लेकिन शाहीन की आपको पता है परवाज़ बड़ी ऊंची होती है, फिर JKT के जहाज की परवाज़ भी बड़ी ऊंची होती है। मुझे पता नहीं, अब्दुल हम आगे जा रहे हैं, सॉरी, हम बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे, बिकॉज पहले ही उन लोगों को मतलब दे नीड टू रियली गैदर द फॉलोअर्स, एंड आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट unless they get people on the plane and then take them out for cruises. They just have to get people on the plane. They have done it successfully in the past as well, and they will probably do it again. Wishing them well. ये तो हम मजाक तो हमारा चल ही रहा होता है, लेकिन एक इसका प्रोमो बनेगा। एक JKT का एक जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह एक जहाज आए, फिर उसके इर्द गिर्द शाहीन चक्कर लगाई यूं करके। How cool was that? बहुत अच्छा। वैसे ये सिंबल अच्छा हो सकता है, जहाज और इर्द गिर्द शाहीन, या फिर बीच में शाहीन इर्द गिर्द जहाज, जुम जुप जुप। मूविंग ऑन, आपको पता है कि हमारे बड़े यंगस्टर्स हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और रिकग्निशन भी मिल रही है, और रिकग्निशन एक मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ डायना अवार्ड्स, जो कि हर साल बहुत से पाकिस्तानियों को मिलते हैं, और हमारा बड़ा दिल चाहता है दैट वी वांट टू नो
कि क्या ड्राइव थी उनकी, व्हाट वाज बिहाइंड देयर थॉट। आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है नूर फातिमा, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में बच्चों से जिनसी ज़्यादती से मुतालिक आगाही के लिए काम शुरू किया है और फिर इसी इशू के साथ लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को हरासा करने के मामलात को मुहिम का हिस्सा भी बनाया है, एंड शी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल रिगार्डिंग दैट। और इनका प्लेटफॉर्म है क़ुव्वत उड़ान, इसके ज़रिए हज़ारों ख़ानदानों तक वो बुनियादी मालूमात पहुँचा चुकी हैं और जवानों बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज और बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई हैं। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बज़ाते ख़ुद नूर फातिमा इज़ विद अस। क्या हाल है आपका नूर? सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको ऑन दिस रिकग्निशन, ऑन दिस अवार्ड। लेकिन बात जो काम कर रही है वो बड़ा सीरियस है आपका, और व्हाट कंपेल्ड यू कि इसमें आगे मुहिम होना चाहिए? थैंक यू सो मच। ये है कि मैंने बहुत अर्ली एज में सोशल वर्क शुरू कर लिया था और 17 इयर्स में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस तरह के केसेस हो रहे थे जो उस टाइम न्यूज़ पे आ रहे थे, और वहीं से मैंने रिसर्च शुरू की और मुझे पता चला कि काफ़ी बच्चे हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि उन बच्चों की हैंडलिंग कैसे करनी है या इस चीज़ को रोका कैसे जाए कि उनके बच्चे इस चीज़ का शिकार ना बने। तो वहीं से मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और सबसे पहले बच्चों से बात करना शुरू की स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में जाके, और वहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को अवेयरनेस देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे फिर मैंने पेरेंट्स से भी बात करना शुरू की। फिर उसमें जिस भी स्कूल में जाते थे हम साथ साथ पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हम लोग अवेयरनेस सेशंस देते थे, बच्चों को उनके लेवल पे आके और पेरेंट्स को हम लोग देते थे किस तरह उन्होंने अपना कम्युनिकेशन गैप ब्रिज करना है अपने बच्चों के साथ, ताकि उनके बच्चे इस चीज़ का शिकार ना हों और अपने आप को वो कैसे महफूज रखें, या अगर उनके बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उन्होंने उसको किस तरह पॉइंट आउट करना है और उस बच्चे की साइकोलॉजिकल ये हैंडलिंग किस तरह उन्होंने करनी है। अच्छा नूर फातिमा, कभी आपको ये फील होता है मतलब ऑब्वियसली अब ये बच्चों के साथ ज़्यादती, हरासमेंट और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें कुछ अरसे से हो भी रही हैं, रिपोर्ट भी हो रही हैं, एक सेंस कभी कभार मिलती है कि ज़्यादा हो रही हैं, और आपको पता ही है कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स ऐसे आए हैं कि लड़कों के साथ और ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उस पर भी फोकस करते हैं? फोकस भी उस पर करते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी, बिकॉज जितना हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं, उतनी खबरें और ज़्यादा आती हैं? एक्चुअली यहाँ पे रिपोर्ट कम होता है, क्योंकि हम लोग जब पहले मैंने इस पे काम शुरू किया तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने मुझे परमिशन नहीं दी, काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि भाई हमारे तो सिर्फ बेटे हैं या ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। कुछ और मिथ्स ये थी कि हमारे इलाके में नहीं होता, या फिर हमारे बच्चे के साथ होगा तो हमें पता चल जाएगा या बच्चा आके ख़ुद बता देगा। तो जब तक बच्चे के पास लैंग्वेज मौजूद नहीं होगी उस चीज़ को केटर करने की, वो आके नहीं बता सकेगा। तो स्टैट्स रिपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो दिस इज़ गुड कि इट्स नो लॉन्गर अ टैबू और लोगों ने इस पर बात करना शुरू कर दी है। जब तक हम इसको टैबू रखेंगे और इस पे बात नहीं करेंगे तब तक जो है बच्चे जो है इस चीज़ का शिकार बनते रहेंगे, वो दे विल कीप ऑन फेसिंग दीज थिंग्स। तो जितनी रिपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं उससे केसेस ज़्यादा नहीं होते, बस हमें सामने हमारे आ रहे हैं जो पहले हो रहे थे, और इसको रोकने का यही तरीका है कि इस पर बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग रिपोर्ट नहीं करते, और अगर पेरेंट्स को भी पता चल जाए उनके बच्चे के साथ इस तरह कुछ हुआ है तो सबसे पहले वो उसको कहते हैं किसी को नहीं बताना। तो ये माइंडसेट भी हमने चेंज करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और काफ़ी पेरेंट्स को इस पे भी हमने अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। तो तरीके क्या है नूर फातिमा, आप की ऑर्गेनाइजेशन या जो मेंबर्स हैं डोर टू डोर जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कुछ मखसूस इलाकों में जाते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट? सो हमने इस वक्त अपना प्लेटफॉर्म हमने हमेशा से ही ओपन रखा हुआ है। हम लोग स्लम एरियाज़ में भी गए हैं, हम लोग स्कूल्स में गए हैं, ऑर्फनेजेस में गए हैं, फिर हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे भी फैमिलीज़ को अप्रोच किया है। हमने फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सबसे पहले उनको जब ट्रेनिंग दी तो मैंने उनको कहा कि आपने अपने घर से स्टार्ट करना है, तो जब नेक्स्ट फैमिली गैदरिंग हो यू हैव टू गो एंड टॉक अबाउट इट। तो काफ़ी वॉलंटियर्स ने इस तरह शुरू किया, और जो चैलेंजेस इसमें फेस हुए कि सबसे पहले अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना, स्कूल के इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और जब हम स्लम्स में गए तो उन बच्चों को गैदर करना एक प्लेटफॉर्म पर और अपनी टीम मेंबर्स को कन्विंस करना कि इन बच्चों को भी अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन के उनके कम होंगे चांसेस, उतना ही ज़्यादा वो इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को हमें फ़िलहाल केटर कर रहे हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, फैसलाबाद में, कराची में, कोयटा में, कुछ सिटीज़ में मैं ख़ुद भी जाती हूँ और मेरा मेन फोकस लाहौर है, लेकिन वैसे मैंने और सिटीज़ में भी ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा, किस तरह लोग आपको हाउ रिसेप्टिव आर पीपल जब आप उन्हें बताती हैं कि हम ये बात करना चाहते हैं, या बच्चों को भी समझाएंगे, वालिदैन या उसातिज़ा या टीचर्स, कोई भी जिस भी तबके से आप बात कर रही होती हैं, क्या वो आपको कहते हैं हाँ हाँ बेटा आ जाओ बात कर लो, समझाओ इन्हें, या फिर कहते हैं नहीं नहीं हमने इस बारे में बात नहीं करनी? एक दफ़ा वो मेरी बात सुन लें प्रॉपर तरीके से तो वो कन्विंस हो जाते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, दे जस्ट वांट टू प्रिटेंड कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जबकि स्टैट्स कुछ और शो कर रहे हैं। तो ये है कि चैलेंजेस हुए थे। एक दफ़ा हम लोग एक स्कूल में गए थे जहाँ पे मैं बच्चों से बात कर रही थी और वो वहाँ से बच्चों को उठा कर ले गए, एंड मी एंड माई टीम वो स्टैंडिंग ओवर देयर लुकिंग एट ईच अदर कि अब क्या। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस इस चीज़ पे ज़्यादा होती जा रही है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और जब ज़ैनब केस हुआ उसने बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लोगों में शाउर आया कि ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए और इसको रोकने की ज़रूरत है। तो उसके बाद लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए हैं और मुझे अब इंस्टीट्यूशंस खुद भी कांटेक्ट करते हैं कि आप आके हमारे बच्चों से बात करें या अपनी टीम के साथ आएँ। और या शुरू में तो हम लोग खुद ही अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि अब लोग हमें खुद भी अप्रोच कर रहे हैं। अब तो खैर आप डिनाई भी नहीं कर सकते, इतने हाई प्रोफाइल केसेस भी सामने आ गए हैं और आए दिन कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं जो कि विच मेक्स यू वंडर कि कितने नहीं होते होंगे। सो एटलीस्ट कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, डिनाई नहीं कर सकते कि दिस थिंग एग्जिस्ट। नूर फातिमा, एक और चीज़ के बारे में आपको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। यू आर ऑल्सो अ चेस चैम्पियन। अच्छी आदतें आपने रखी हुई हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं आप, और चेस में आपका इंटरेस्ट जल्दी से बता दें, एंड व्हाई शुड एवरी यंग पर्सन प्ले चेस? सो चेस में मेरा इंटरेस्ट अर्ली एज पे डेवलप हुआ था और यूएस मूव होने के बाद मैंने इसको प्रोफेशनली खेलना शुरू किया था। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको टैप करने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अभी स्पेस है और हमारे कंट्री को भी उसी लेवल पर आना है। तो इसलिए आई वुड इनकरेज मोर यंग पीपल टू स्टेप इनटू दिस फील्ड। और चेस, क्योंकि चेस और एनी स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड, सो वी नीड टू हैव वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यंग गर्ल्स को कहूँगी कि वो भी आएँ और चेस खेलें, बिकॉज़ इट्स अ वेरी गुड माइंड गेम और इससे आपका जो है माइंड भी इन्हांस होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी। सो आई वुड जस्ट से दैट जस्ट स्टेप इन एंड टैप दीज अपॉर्चुनिटीज। जबरदस्त, वंडरफुल, नूर फातिमा, यू आर अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स आउट देयर। मुबारक हो वंस अगेन ऑन योर अचीवमेंट्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है वैसे चेस हो या अदर गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, पता है क्या, बहुत सारे स्कूलों में या एटलीस्ट हमारे ज़माने तक वालिदैन को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी उस तरह से, लेकिन अब वालिदैन में भी शऊर आ गया है और ज़्यादातर तवज्जो हमारे वालिदैन की भी और हमारे पीयर्स में भी इसी पे होती थी, बस ग्रेड्स अच्छे आए, बस नंबर अच्छे आ जाएं, बस फलां कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस मतलब होलिस्टिकली इंसान को होना चाहिए, नॉट कि ग्रेड्स अच्छे आ जाएं लेकिन सर उठा के किसी से बात करने की हिम्मत ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो। तो हर एवेन्यू पे काम करने की ज़रूरत है, बट इट्स सो गुड, ख़ासतौर पे अगर हमारे यंगस्टर्स स्पोर्ट्स में हो। बहुत से और जो हरकतें हो रही होती है उनसे अच्छा, पता है क्या, स्पोर्ट्स से बंदे में कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस जब आता है ना जगह लगे होते तो हैं। इस तरह की जो सिचुएशंस, जिस तरह हम हैरासमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे बेहतर तरीके से इन सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। जिस तरह के हम यहाँ पे, आपको पता ही है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहाँ कहाँ सिर्फ आपके वालिदैन आपको छू सकते हैं या आपकी टीचर आपको देख सकती हैं। अगर आप छोटे बच्चों को बाथरूम लेके जाना है तो बस आया ही लेके जाएंगी और कोई नहीं लेके जाएगा। बहुत सारे इश्यूज हैं जो बता सकते हैं लोग। ज्यादा ना करना सिखाना, ये बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है, और आपको लग रहा है नो टू प्रोटेस्ट, जो कि हम बच्चों को ना पहले ज़माने में सबड्यू कर देते थे कि हर किसी को सलाम करो, मतलब फुफ्फा जी हो या खाला हो या चचा हो या हुएवर, अंकल आंटी, कि जाके मिलो, गले लगो। नो करना सिखाना, वो बाउंड्रीज सिखाना
बहुत ज़रूरी हो चुका है. सो डोंट फोर्स योर किड्स, और इनकी इंट्यूशन पे भी जाएं. बच्चा भी एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, तो ये स्पोर्ट्स हो या ऐसी आगाही मुहिम हो, बच्चे को ना करना भी आना चाहिए बड़े कॉन्फिडेंटली. अगला डर जाता है इस चीज़ से. या सो गुड ऑन ऑल दीज पीपल हु आर वर्किंग. आपको बताना है साथ ही में कि मैनचेस्टर टेस्ट चल रहा है. दूसरे दिन इंग्लैंड के ओपनर्स ने 189 किए हैं भाई, और जैक क्रोली की हम बात कर रहे हैं. इसकी बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर 384 रन बनाते हुए मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया पर 67 रन की बर्तरी इन्होंने इसी के साथ हासिल कर ली है. और ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग में 317 रन बनाकर आउट हुई थी, और टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियावी टीम, हाँ जी बता तो दिया, 317 रन बना के आउट हुई थी. क्रिस वोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था. अच्छा, हो गया. In case you wanted to know that. ठीक है, ओके डन. ऑलराइट, चलो जी आगे चलें. सबके इंटरेस्ट की बात करनी होती है. ऑफ कोर्स, मैंने मना तो नहीं किया. आपको पता है मैं ऐसी चीज़ों पे मना नहीं करती. मतलब अगर मेरा इंटरेस्ट ना हो तो क्या होता है. एक और सर्वे, एक और इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है जो बताता है कि कौन कौन से ममालिक के लोग मजमूई तौर पर ज़्यादा मुतमईन और खुश रहते हैं. इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 103 पर है, यानी हम मजमूई तौर पर ज़्यादा खुश नहीं रहते. मुझे तो ऑल्दो ये वाला वो सर्वे इंडेक्स है जो मुझे लग रहा है कि गलत है, बिकॉज हम डिस्पाइट ऑल आवर चैलेंजेस खुशी हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है आई थिंक. अच्छा, इसकी ज़्यादा बड़ी वजह ज़ाहिर माशी सूरत हाल है, माशरती भी है, लेकिन माहिरीन बताते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन खुश रहना किसी ना किसी हद तक इंसान के अपने इख्तियार में भी होता है. एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली. सो जो लोग इसको बताते हैं कि खुद खुश कैसे रहा जा सकता है. इंग्लिश में कह दो जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. मैं बताती हूँ, छोड़ दें सब कुछ. अब्दुल्ला क्या कहता है? आपको पता है कि दुनिया में हैप्पीनेस कोचेज होते हैं, यस, जो आपको खुश रहना सिखाते हैं. और पता है क्या है, हैप्पीनेस कोचेस का वर्क प्लेस पे बड़ा अहम किरदार होता है. दुनिया तो खैर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस एथिक्स और वर्क प्लेस के मामले में बहुत आगे HR में चली गई है. तो हैप्पीनेस कोचेस को हायर करने, उनसे ट्रेनिंग कराने तक पहुंच गए हैं. यस, तो खुश कैसे रहना है बेसिकली ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं हैप्पीनेस कोच शाइस्ता अली. शी इज विद अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. पहला सवाल आपसे बहुत ही एक्सप्लेन ही करते हैं कि ये क्या है कोचिंग जो है, हैप्पीनेस कोचिंग. वही तो बात, मैं हैप्पीनेस जो है लोग उसको समझ नहीं सक रहे. हैप्पीनेस का मतलब टेम्परेरी खुश होना नहीं है. हैप्पीनेस टेम्परेरी खुश होना वो है लाफ्टर में, वो आता है इंजॉयमेंट में. पीपल कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक टेम्परेरी हैप्पीनेस एंड एक्चुअल हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का सिनोनिम है कंटेंटमेंट. जितना आप जल्दी सीख लें, मुतमईन हो ना, उतनी आपकी लाइफ बेहतर होगी. मैं हैप्पीनेस कोच हूँ. मुझे लोग दिन में 10 दफ़ा ये बात पूछते हैं कि हम खुशी कहाँ ढूंढें. ठीक है, तो खुशी कोई आपका सेल फोन या आपकी गाड़ी की चाबी नहीं है कि आप उसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी. खुशी अंदर होती है उसको से. और हर जो भी इंसान इस दुनिया में आता है वो हार्मोन्स लेकर पैदा होता है, लेकिन इतने ज़्यादा मसले और इतने ज़्यादा कल्चरल टैबूज होते हैं जो उसको ओवरकम कर देते हैं. तो हमें उसको मेंटेन या उसको उजागर करने के लिए यू हैव टू लुक विद इन. मसले मसाइल तो बहुत होते ही हैं. अच्छा, लेट्स सपोज हम वर्क प्लेस की बात कर लेते हैं कि वर्क प्लेस में इंसान किस तरह ख़ास तौर पे कि किसी और के रवैये से इन्फ्लुएंस ना हो और अपने आप को ठीक रख सके. हाउ डज दैट वर्क आउट? ये किस तरह होगा? अपने आप को ट्रेन करना है कि आपके पास क्या है. जो आप कंपेयर जो करते हैं ना, सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट है कि मेंटल हेल्थ और जो है वो सुसाइड इतना ज़्यादा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ शायद लोग इतना बताते नहीं हैं. अगर कोई ख़ुदकुशी करता है तो उसको नेचुरल डेथ बता के बात ख़त्म कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, अब इस पॉइंट तक क्यों पहुंचते हैं आप कि आप अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ने एक आपको तोहफा दिया है वो आप नहीं जीना चाहते? तो शाइस्ता जी जनरलाइज बात हो गई है. वर्क प्लेस का बताइए पर्टिकुलरली. बहुत लोग खुश नहीं होते अपनी नौकरियों से, अपने काम से. कैसे मैनेज करें?
रियली लाने, देखें इंडिविजुअल तो ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ सबको चलेगी, राइट। जो आप जिस चीज़ से खुश या मुतमईन होते हैं या जिससे आप होती हैं वो हर एक का जो है वो गेज डिफरेंट है। तो मैं 10 सेशंस करती हूँ सबके साथ और उन सेशंस में एक एक की जो पर्सनल जो इश्यूज़ हैं या जिससे वो मुतमईन नहीं हो रहे हैं या जिससे वो आगे नहीं बढ़ रहे, कामयाब नहीं हो सक रहे, तो वो फिर उसको पर्सनलाइज किया जाता है। तो हर चीज़ में जो शुक्रगुजारी का जो रवैया है ना वो नंबर 1 एस्पेक्ट है। द सूनर हम ये समझ जाएं और समझ जाएं कि कामयाबी पैसे से नहीं आती, पैसा है, पैसा फैसिलिटेट करता है, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना तो ये बड़ा मुश्किल है इस तरह रहना। तो ये कहना आपकी बात कमिंग बैक टू कि एक कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई तो सब खुश हो गए। तो सिर्फ कभी कभार हमें अपने आप को, जब आप सुबह उठते हैं आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मैं मजाक में कहती हूँ सुबह उठते ही हम देखते हैं कौन सा रिंकल कहाँ आया है, क्या है। ये देखने के बाद आप ये देखें कि आज मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे मैं खुश रहूँ और मैं किसी को खुशी दे सकूँ। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाइस्ता अरी, हैप्पीनेस कोच। बॉटम लाइन ये है कि यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। लेकिन ये बात अच्छी लगी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मेक योर सेल्फ फील गुड सो दैट यू हैव समथिंग गुड टू, समथिंग, एनीथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एक अपने लिए एक गोल बना लें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आई थिंक गिविंग इज हैप्पीनेस। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात ये है। भी It makes you feel good. ये जैसे शाइस्ता ग्रैटिट्यूड की बात कर रही थी, मतलब शुक्रगुजारी की हम बात कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों, आप अपने इर्द गिर्द लोगों के शुक्रगुजार हों। जब आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे अपने अंदर और एट द सेम टाइम यू वुड फील दैट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो अल्लाह ने इसलिए आपको दिया है कि आप अल्लाह की मखलूक को दें, लोगों को दें, उनके काम आए, उनकी मदद करें। जो खुशी उससे मिलती है किसी और चीज़ से नहीं खुशी इज सो मच डीपर, मतलब वो एक जॉय है, वो ऑलमोस्ट खुशी का एक और लेवल जो है ना, वो जैसे आप लोग अगर गेमर्स हैं तो वो एक अनलॉक करते हैं ना, लेवल अनलॉक, तो वो एक लेवल अनलॉक हो जाता है एंड देन यू रियलाइज़ कि हाउ इट मेक्स यू फील। तो लिहाजा ये हैप्पीनेस इंडेक्स का जो हमारे ऊपर था ना, ये मैं नहीं मान रही। वी एज अ नेशन एक तो रिजिलियंट भी हैं और हमें थोड़ा सा एक तो ये हो गया कि आप लोगों की मदद करें, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर रखें तो खुशी मिलेगी। दूसरा ये है कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर ज़िंदगी में अपनाएं, क्योंकि उससे जो केमिकल्स आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्रेन में, वो भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। आप प्रॉब्लम्स को लिटरली, आप बहुत ही कोई सिवियर टेंशन हो ज़िंदगी में, उसके साथ जिम में एंटर हों, आप हाफ वे थ्रू ये वर्कआउट होंगे ना, आपको लगेगा कि अच्छा मैं प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ। बिल्कुल, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और आपने बड़ी ज़बरदस्त वैसे बात की है। और एक और चीज़ इफ़ आई मे ऐड, और उसके बाद हम बात आगे चल जाएंगे कि डिसअपॉइंटमेंट और हार को बर्दाश्त करना सीख लें, बिकॉज ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि जिस चीज़ में हाथ डाली जाए तो वो सक्सेसफुल हो एंड आई विल ट्राई टू डू योर बेस्ट, बट इफ़ इट डजंट हैपन, मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स। ये कहना आसान है, ऑफ कोर्स करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सी दुनिया करती है एंड आई थिंक वी कैन गेट देयर टू। या टॉकिंग ऑफ व्हिच, गोल्ड टेस्ट जीत लिया है, दूसरा है 24 से शुरू होगा। और हमने आपको शुरू में वो बाबर के चेक वाली कहानी तो सुनाई थी, जिस पे वर्ड्स में कुछ और लिखा था, नंबर्स में कुछ और लिखा था, लेकिन हम चूंकि जीत गए तो हमने सेलिब्रेट भी किया। और आपको पता ही है माशाल्लाह, तो मैं तो जब ये खा रहे थे तो अंदर वाला पीस जो है ना वो गेज करने की कोशिश कर रहा था कि ये ब्लैक फॉरेस्ट है या ये चॉकलेट केक है। ब्लैक फॉरेस्ट भी अच्छा होता है, देन देयर इज अ व्हाइट फॉरेस्ट आल्सो बाय द वे। उसमें चेरीज होती हैं। नहीं अब्दुल्ला, बहुत ज़्यादा बात आगे चली गई है। ब्लैक फॉरेस्ट में हमारे यहाँ हल्के रंग की चेरीज डालते हैं ना, वो नहीं मुझे समझ आती। लेकिन वो चूंकि शीरे में डिप्ट होती हैं तो होती मीठी है, इतना बता। हाँ ठीक है, लेकिन हमारी जो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर बड़ा आता है, हमारी जो चेरीज होती हैं जो असली आजकल मिल रही हैं, वो तो सो गुड हो गई हमारी हैप्पीनेस। जितना हमें केक की बात करते हैं। बाबर जो हैं वो उनको आईसीसी वाले प्रोमो में रखें ना रखें, वो खुद हीरो हैं और हमें पसंद हैं, और वो खुद अपनी फोटोग्राफ्स लेते हैं, देन ही पुट इट अप ऑन विद द श्रीलंकन इंस्टाग्राम।
श्रीलंकन सनसेट। अच्छा, बाबर आजम जो है ना वो बड़े अच्छे अपने आप को अपडेटेड, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपडेटेड रखते हैं, अपनी बाबर बहुत अच्छा रखते हैं, स्टाइलाइज्ड फोटोज डालते रहते हैं। ये जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, नसीम अच्छा रखते हैं, इंस्टाग्राम उनका भी अपडेटेड रहता है, और हसनैन वगैरह का भी। अच्छा, बाबर की कोई हो जाए पुरानी तस्वीरें भी, बिकॉज ही डज अ गुड जॉब, ही हैज अ गुड फोटोग्राफर, हिज सेटिंग्स आर गुड। आई थिंक ही नोज हाउ टू ड्रेस अप फर्स्ट, और पोस्ट शोज भी अच्छा देते हैं। देयर इज अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देयर, एंड यू आर राइट अबाउट द ड्रेसिंग अप एज वेल। ही इज अ यूथ आइकॉन एंड ही यू नो डिजर्व्स टू बी देयर। आई रियली लाइक दिस पिक्चर टू। बड़ी अच्छी है तस्वीर, घड़ी भी अच्छी है, नोटिस किया अब्दुल्ला? हाँ, गुड वन। सो इनके कजन्स के भी आप देखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे वीडियोस, उनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपकी क्या राय है? डोंट डू दैट। अब ये एक और चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए कि किसी और को उठाने के लिए किसी और को डिस करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, गाने शाने गा रहे हैं, डांस डूंस कर रहे हैं। मैंने किसकी बात की है? पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। I think it's nice. A lot of people like that way of dressing up and that style. So yeah, अपना अपना है भाई। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, वैसे हुमा को वो वाला ज़्यादा पसंद है। Such a lie, but anyway, it doesn't matter. मुझे हर किसी का, whoever is confident in whatever they are पता है doing, क्या? I like हाँ, it. just if it gives you, पता है, the bottom line is if it's giving you happiness, be happy about it. So weekend आ गया जी, be good to yourself, to your surroundings, recharge yourself, कोई अपने लिए अच्छा सा एक गोल जो है वो सेट करें, try to achieve अच्छा, those goals, ICC प्रोमो be के ऊपर useful. आपके माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्वीट्स हमें शामिल मिल रहे हैं, उनमें से कुछ हम खुद ही पढ़ के खुश हो जाएंगे, टाइम की भी कमी है, so yeah. तो यानी खुद ही पढ़ लें आप लोग। Have a great weekend. We're going to see you on Monday, inshallah.